नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर अयोध्या की हार का बदला ले लिया है। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने 61,000 से ज्यादा के बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अजीत प्रसाद को हराया है। खास बात यह रही कि समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपना ही बूथ हार गए। दरअसल राम मंदिर निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता को क्या किसी कार्यकर्ता को यह उम्मीद नहीं थी कि वह अयोध्या और चित्रकूट जैसी लोकसभा सीट बीजेपी हारेगी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन अब मिल्कीपुर जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या लोकसभा सीट की हार का बदला ले लिया है। यूपी में लोकसभा में खराब नतीजों के बाद सीएम योगी ने लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम किया और फिर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसकी जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद ली। चुनाव का पूरा मैनेजमेंट सीएम योगी ने खुद देखा और नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की और यही नहीं, कुंदरकी विधानसभा पर 30 साल बाद वापसी की थी। जैसे ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के तारीख का ऐलान किया, वैसे ही सीएम योगी फिर से एक्टिव हो गए। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का आधा मंत्रिमंडल उतर गया और घर घर तक पहुंचा और नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को उन्होंने कड़ी पटकनी दी है। अब हार के बाद समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भारतीय जनता पार्टी वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। अब आरोप और प्रत्यारोप तो खैर दोनों ओर से इसका सिलसिला लगातार चलता ही रहता है, लेकिन मुद्दे की बात और मूल बात यह है कि मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है और यह जीत बहुत बड़ी है क्योंकि यह मार्जिन बहुत बड़ा है। और आप खास बात गौर करने वाली यह है कि यह सीट जो पहले अवधेश प्रसाद की हुआ करती थी, जो फैजाबाद से सांसद बन गए, उन्होंने अपनी जगह पर अपने बेटे अजीत प्रसाद को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन नतीजा बिल्कुल हैरान कर देने वाला रहा। उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा कि इतने बड़े मार्जिन से वो अपनी खुद की जो पहले सीट हुआ करती थी, इस बार उनके बेटे हार जाएंगे। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो जीत दर्ज की है वो बहुत बड़ी है। और अब लेकिन बात हम मिल्कीपुर की कर रहे हैं और मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है वो बहुत बहुत बड़ी है। लेकिन मिल्कीपुर में की जीत में क्या कुछ खास फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राकेश पोद्दार साहब जुड़ चुके हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अली मुर्तजा साहब जुड़ चुके हैं और विनय राय सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैनेजिंग एडिटर एपीएन के हैं। आप सभी खास मेहमान का सबसे पहले स्वागत है। शुरुआत पोद्दार साहब आप ही के साथ करते हैं और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि दिल्ली में तो आप चुनाव जीते ही और इस जीत की गूंज
मिल्कीपुर तक सुनाई दी, वहां भी आपने बहुत शानदार और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। और यह भी बता दीजिए कि इस जीत का जो श्रेय है मिल्कीपुर के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं, ये आप किसको देते हैं, वहां की जनता को, योगी साहब को, या बीजेपी को? पोदार साहब देखिए, आज देश की जनता ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा को जिताने का कामयाब हम लोगों को किया, जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने जीता है। जनता ने ही अपने जनादेश को देने का काम किए। उसके बाद हम कहना चाहते हैं कि वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्यकाल हैं, जिन्होंने काम कर दिखाया जनता को बीच में, कहीं ना कहीं उनको गारंटी की तौर पर उनको विश्वास हुआ। फिर हमारे शीर्ष नेतृत्व केंद्र में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ भी मिलकर जनता ने विश्वास रखा है कि मोदी की गारंटी हो, चाहे योगी की गारंटी हो, चाहे देश के अंदर या जनता मिल्कीपुर के अंदर योगी ही विकास कर सकते हैं। इन्होंने अयोध्या के चुनाव में, आपने लोकसभा के चुनाव में अयोध्या हम लोग ने हारा है। इन्होंने कभी कहा संविधान को लूट हो रही है, कभी लोकतंत्र की लूट बताई, लेकिन जनता ने 8-9 महीने के अंदर में ही इनका जो गुमराह करने की जो भाषा थी, उसको कहीं ना कहीं जनता ने मान लिया कि अगर सही बात अगर कोई कर रहा है, विकसित प्रदेश बनाने की बात कर रहा है, विकसित देश बनाने की बात कर रहा है, उनका नाम है मोदी की गारंटी, योगी की गारंटी। और जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने जीता। और कुणाल जी, मैं आपको बधाई के पात्र के मानता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह हम लोगों के काम को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने के काम किया, जिसमें हम लोगों ने जो वादे करते हैं, उस वादे पे श्वेत पत्र के माध्यम से हम लोग आपको भी देते हैं कि हमने इस बार जो चुनाव लड़ा है, संकल्प हमारा ये है, उस संकल्प के माध्यम से हम लोगों ने जनता के बीच में उतरने का काम किया। और इस बधाई के पात्र आप लोग भी हैं। आप लोग एकदम जो सच को दिखाने का काम करते हैं, सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, उसी तरह जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। ठीक है पोदार साहब, ऐसा एक्चुअली तो बधाई के पात्र आज सबसे ज्यादा आप ही हैं, क्योंकि आप दिल्ली तो जीत ही चुके हैं, आप मिल्कीपुर भी जीते हैं, और दोनों की जीत की मार्जिन का जो है ना वो बहुत बड़ा मार्जिन है। हम तो वही दिखाते हैं जो आप करते हैं धरातल पर, और वही हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मुर्तजा साहब भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से। मुर्तजा साहब, आज आप सिर्फ मिल्कीपुर नहीं हारे हैं, आज आप दिल्ली भी हार गए हैं, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी को भी समर्थन दिया था। आपकी ये दोहरी हार है। हार कौन सी बड़ी है, कौन सी हार आपको ज्यादा चुभ रही है, मिल्कीपुर की या दिल्ली की? क्योंकि जब हार की बात होगी तो मिल्कीपुर की भी बात होगी, दिल्ली की भी बात होगी, और वह सीट जो आप सोचते थे अभेद किला है कुछ समय पहले कुंदरकी की, वहां की हो गई। कौन सी हार लेकिन सबसे बड़ी है आज की, और कारण क्या रहा मुर्तजा साहब? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्कार। देखिए, ये जो हार है, ये समाजवादी पार्टी की हार नहीं है, ये लोकतंत्र की हार है। देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, अलग अलग तरीके से फर्जी मतदान किए गए हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है। और आप देखिए कि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ में 30-40 हजार के हर विधानसभा में वोट काटी गई है फर्जी तरीके से, फर्जी वोट बनाई गई है। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के आवासों पे 50-50 से ज्यादा वोट बनाई गई है। ये सब जो है चुनाव आयोग की जीत है, किसी पार्टी की कोई जीत नहीं है। लोकतंत्र की हार है, इस देश की हार है, इस देश के आवाम की हार है। बीजेपी ये आई है, चुनाव आयोग की जीत है, ये बीजेपी की हार है, ये पूरे देश की हार है। मुर्तजा साहब, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूं, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस ओर आपके पार्टनर दिल्ली के वह इशारा नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने इसे अपनी हार मानते हुए स्वीकार किया है। उन्होंने इसे इधर उधर यानी ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर इसे नहीं खड़ा किया है। आपकी राय लेकिन उससे अलग है। अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा जी। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या जिस देश में देख रही है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है मुर्तजा साहब, समाजवादी पार्टी को पहले से पता था, दिख गया था, हमें जमीनी स्तर पर हमने काम किया, हमें दिख रहा था कि क्या है। इसीलिए हमने चुनाव आयोग को जो कफन भेजा था वो इसीलिए भेजा था क्योंकि चुनाव आयोग जो है इस लोकतंत्र को दफनाने का काम कर रहा है, तो कफन भेजने का काम हमने इसलिए किया था।
राजीव कुमार जो हैं वो चुनाव आयोग के पद पर रह के देश के इस लोकतंत्र का जो चिन्हरण कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी पूरी दुनिया ने देख रही है। नंगा नाच इस पूरे लोकतंत्र का जो कर रहे हैं, हाँ। ये पूरी दुनिया देख रही है। उस पे हम आएंगे। कारण तो आपने बता दिया, तो अब निवारण भी आप ही को सोचना है, लेकिन उसके ऊपर हम आएंगे। हमारे साथ विनय राय सर भी जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएन के। विनय सर, अब देखिए, ये एक ऐसी असमंजस की स्थिति है तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए, जिन्हें अपनी हार भी स्वीकार करनी है, शिकायत भी करनी है, आरोप भी लगाना है, लेकिन इन सब के बीच कमल तो सर खिल गया, और कमल इतना बड़ा खिला और शानदार खिला है कि और दिल्ली में इतनी प्रचंड जीत हुई है कि इसकी गूंज तो मिल्कीपुर तक सुनाई दी है। विनय सर, क्या वो कारण रहे, या इस हार का इन तमाम पार्टियों का अंदेशा नहीं था? बड़े बड़े दिग्गज हार गए। देखिए, सबसे पहले परिणाम आ चुका है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा जीत में विनम्रता होनी चाहिए और हार में मंथन होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, कुछ परिस्थितियां भी शायद विपक्ष मानने को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप देखिए 2017 तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, लेकिन जब चुनाव हुआ तो गठबंधन के साथ 325 सीट भाजपा जीतने में कामयाब हुई। तब किस पर आरोप लगेगा? और जब सरकार बनी तो उस समय योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे, उनको लेकर मुख्यमंत्री बनाया, और जब उसी सीट पर उपचुनाव हुआ तो सपा गठबंधन चुनाव जीतने में कामयाब हुआ। दूसरी सीट पर केशव प्रसाद मौर्य थे, वो जब उप मुख्यमंत्री बने, उनकी सीट पर उपचुनाव हुआ तो भी सपा गठबंधन जीतने में कामयाब हुई। तो अगर जीत गए तो अच्छी है बात है, और हार गए तो बुरी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मत है, विपक्ष है, अगर आप हारे हैं, कहीं कोई कसर रह गई है, उसका मंथन करिए। और जो भी सत्ता में रहा है, मैं उपचुनाव के बारे में ये नहीं कहना चाहता कि सत्ता का प्रभाव नहीं होता है। उपचुनाव में सत्ता का दखल होता है, सत्ता का प्रभाव होता है। जो दल भी सत्ता में रहे हैं वो उपचुनाव अपने मसल पावर पर जीतने का भी प्रयास करते रहे हैं जी। लेकिन वहीं दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली के चुनाव में 15 साल तक शीला दीक्षित सत्ता में जी, और पूरी दिल्ली उनके काम को सराहती थी। उनके सामने बीजेपी लगातार विपक्ष की भूमिका में लड़ती रही, लेकिन जब 13 में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, चाहे कॉमनवेल्थ का मामला रहा हो, चाहे 2G का मसला रहा हो, एक के बाद एक जब कोल मामले पे आरोप लगे, उसके बाद अजनक आंदोलन खड़ा हुआ भ्रष्टाचार को लेकर, जिसे बीजेपी ने बैकहैंड से सपोर्ट किया। चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन रहा हो, चाहे वो रामलीला मैदान का आंदोलन रहा हो। जनता को ये लगा कि शायद ये नया एक गठबंधन है, चाहे वो नई पार्टी जो बन के सामने आ रही है, नया व्यक्तित्व जो अन्ना हजारे की पूरी टीम काम कर रही है, ये देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगी। और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल 67 सीटें जीतने में कामयाब हुए। जो मोदी की आंधी चल रही थी, उस दौरान भी मोदी जी लोकसभा का चुनाव तो जीत गए, लेकिन दिल्ली में 67 सीट आम आदमी पार्टी जीती, मात्र 3 सीट भाजपा पाई थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उनके सारे जितने सहयोगी थे, चाहे शांति भूषण रहे हो, चाहे कुमार विश्वास रहे हो, चाहे आनंद कुमार रहे हो, चाहे वो आपके आशुतोष जी रहे हो, सबने एक के बाद एक करके पार्टी छोड़ी और सबने अरविंद केजरीवाल के कार्य पद्धति पर, उनके पार्टी के चरित्र पर ही आरोप लगाया था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जनता को यकीन था कि केजरीवाल हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक, लेकिन इन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और लोगों को ये लगा, ये तो जो बात कहते थे उससे सीधे मुकर गए। पहले कहते थे आरोप लग गया तो इस्तीफा दे दो, खुद इन पर आरोप लगा, एज ए सीएम दिल्ली जेल में रहती, हार जेल में रहे, और इस्तीफा नहीं दिया। लौट के आने के बाद जब कुर्सी भी छोड़ी, तो जिन व्यक्ति को उन्होंने किसी को सीएम बनाया, वो अपनी चेयर पे ना बैठ के साइड चेयर पे बैठी, उन्होंने कहा कि अगला जब चुनाव होगा तो केजरीवाल जी सीएम होंगे जी। तो लोगों को लगा कि ये तो सभी पार्टियों के पैटर्न से भी थोड़ा आगे निकल गए, और भ्रष्टाचार के चलते ही शीला दीक्षित गई थी, ऐसे सीएम चुनाव हारी, और केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के चलते ही गए। ये भी अजीब विडंबना है कि जिस भ्रष्टाचार की आवाज को बुलंद करते हुए कभी शीला दीक्षित की सरकार हिल गई, केजरीवाल साहब का उदय हुआ, आज उसी भ्रष्टाचार की दलदल में वो भी समा गए। पोद्दार साहब, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, लेकिन यह भी बता दीजिए, जब मिल्कीपुर की जनता आपके साथ थी, इतना बड़ा मैंडेट आपको दिया, फिर सर इतना जोर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इतने मंत्रियों को आपने चुनावी मैदान में उतारा, इतनी रसाकशी की, जीत आसान थी तो इसे इतना ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत क्या पड़ी? पोद्दार साहब। हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं आप हमें पोद्दार साहब? हेलो, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? चलिए, पोद्दार साहब से हमारा संपर्क शायद अभी ठीक से स्थापित नहीं, हम फिर से जुड़े। कुणाल जी आवाज आ रही है। तो एक बार सवाल दोहरा देता हूं, जल्दी से आपको बता देता हूं। जब जनता आपके साथ थी, मिल्कीपुर में इतनी प्रचंड जीत आपको दी है, फिर इतना पावर लगाने की क्या जरूरत थी सर? इतनी मंत्रियों की फौज लगा दी, सीएम योगी खूब आधे दर्जन से ज्यादा बार वहां पर विजिट करते हुए नजर आए, इतनी जोर की क्या जरूरत थी जब आप यूं ही जीत गए? कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे एक इकाई के चुनाव हो, चाहे लेवल की चुनाव हो, चाहे हम विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव होते हैं, पूरे देश में नहीं चुनाव होते हैं, हमारे सभी
होते हैं सभी को लगाए, आप काम कीजिए, बूथ स्तर पे जाइए और बताइए कि हमारी एक जनता के बीच में रखना, हम अपनी बातों करते हैं, उनको सुनाते हैं कि हम आपको बिजली फ्री देंगे या पानी देंगे, आपका घर बनाएंगे, आप चिंता करेंगे। तो इसीलिए हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व भी लगते हैं, साथ में नीचे छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता सभी मिलके लड़ते हैं। और हमारे पार्टी में एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इस पार्टी में आप देखिएगा, अगर प्रधानमंत्री जी से भी आपको मिलना होगा, एक आम कार्यकर्ता अगर प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं तो हम लोग उनको भाई साहब करके ही बुलाते हैं, क्यों संगठन में हम लोगों को दायित्व के साथ बताया भी जाता है किस तरह के संस्कार से रहना है। इसीलिए हमारे पार्टी में सभी लोगों को, कोई मंत्री नहीं होता, कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, चुनाव के समय में सभी एक आम कार्यकर्ता बनकर जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि जनता ही मालिक है, जनता ही हमारे वह जनता के लिए काम कर रहे हैं और हम लोगों ने जनता के काम करने के लिए ही हम लोग बने हैं। इसीलिए हमारे प्रथम पहले राष्ट्र होता है, सेकेंड में हम लोग अपनी पार्टी को रखते हैं, थर्ड में हम लोग अपने लिए सोचते हैं कि हमें विधायक बनना है। अच्छा, पासवान साहब का भी कोई योगदान है? क्योंकि कहने को तो बात थी कि भाई बाबा गोरखनाथ को फिर से उतारते तो मामला फंस जाता। पासवान साहब को भी कुछ क्रेडिट दीजिएगा, या तमाम क्रेडिट कार्यकर्ता, पार्टी, मोदी साहब के ही पास जाता है? पासवान साहब का क्या योगदान है? नहीं, पासवान साहब जिस समुदाय से आते हैं उन समुदाय के लोगों ने, हमें हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे SC हो, ST हो, मुसलमान हो, मुस्लिम हो, सभी लोगों ने हमें वोट देने का काम किया, तभी हम जीते हैं। ऐसे हम लोग अपने वोटों से नहीं जीते, हमें क्या बात है, लोकतंत्र कर रहे हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती दीजिए कि आपने जो सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद, उसी को पाट दिया, सबने आपको वोट दिया, कमाल की बात है। अब देखिए मुर्तजा साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने कारण गिना दिया भाई कि आपकी हार नहीं है। एक सवाल के साथ एक और सवाल है, दोनों का जवाब दे दीजिए। क्या कारण था कि अजीत प्रसाद अपना बूथ भी नहीं बचा पाए? आपको इसकी भनक भी नहीं लगी, वो अपना बूथ भी हार गए? और दूसरा जो कारण आपने बताया कि आपकी हार नहीं, लोकतंत्र की हार है, कारण तो बता दिया, निवारण क्या है, आगे क्या कीजिएगा? देखिए, पुलिस प्रशासन में जो कार्यकर्ता लगे हुए थे उनको रेड नोटिस दिए गए हैं, उनको मुकदमे लिख दिए गए हैं। जब पोलिंग बूथ से कार्यकर्ता बचेंगे नहीं, उनको मुकदमे में लगा के थाने बैठा दिए तो वोट कहाँ से आएंगे? उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया है तो वोट कहाँ से आएंगे? वोट बचेगा कहाँ से? मैं तो चाहता हूँ कि आदमी ऐसे ही मोदी जी अनाउंस कर दे कि ये हमने जीत लिए, ये हमने विपक्ष को दे दिए, चुनाव की जरूरत नहीं है। राजीव कुमार को भी यही कर लेना चाहिए। आप जो ये सब बातें कहते हैं, सिर्फ कहते हैं या कुछ प्रमाण भी है? प्रमाण है तो दिखाइए, आगे बढ़िए, चीजों का निवारण कीजिए। ऐसे कहने से क्या होगा? कहते जाइएगा, आगे आने वाले हर चुनाव हारते जाइएगा, फिर लड़ने का क्या फायदा, ये बता दीजिए। तमाम नेशनल न्यूज पे चल रहा है, दिख रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, रेड नोटिस दिखा रहे हैं। हजारों लोगों को रेड नोटिस के तहत गिरफ्तार किया गया है, उन्हें घरों में कैद किया गया है। आप देख लीजिए, जो रामपुर में हुआ है वही मिल्कीपुर में हुआ है। अब जब सारी चीजें मोदी जी मैनेज कर रहे हैं, योगी जी मैनेज कर रहे हैं, पुलिस मैनेज कर रही है, वोट डालने नहीं देंगे, लोगों को मुकदमे लिखे जाएंगे, वोट डालने नहीं दिया जाएगा तो वोट आएंगे कहाँ से? इसलिए चुनाव जो है इस देश में मजाक बन के रह गया है। राजीव कुमार जैसे लोगों ने देश का जो सत्यानाश किया है पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है मुर्तजा साहब, पार्टी नहीं पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है मुर्तजा साहब, लोकतंत्र की इससे बड़ी हार हो ही नहीं सकती। ठीक है विनय सर, लेकिन ये भी देखिए एक अजीब विडंबना है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती सत्ता पक्ष और विपक्ष और दोनों के कोऑर्डिनेशन और विश्वास से होती है। सर, जब सत्ता पक्ष आशान्वित है, गर्व से भरा हुआ है कि हमने चुनाव जीता है, जनता ने जिताया है, लेकिन उसी जगह एक विपक्ष है जो निराश है, हताश है और ये कहता है कि भाई चीजें ठीक से नहीं हुई, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। ये जो खाई सी बन गई है, इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है? और अब जो त्रिशंकु, हंग, इंडिपेंडेंट, इन सब की हम आवाज और धमक सुनते थे, क्या वो अतीत का हिस्सा हो गई? देखिए, बहुत सुधार हुआ है। पहले सीधे ईवीएम को टारगेट किया जाता था। कम से कम परिणाम जो आए, चाहे मिल्कीपुर की बात हो चाहे दिल्ली की हो, ईवीएम पे तो कम से कम सवाल नहीं उठ रहे हैं। मिल्कीपुर में एक ही आवाज उठी है कि वहां पे सत्ता का दुरुपयोग किया, पुलिस ने पाबंद कर दिया, कुछ वर्करों को उठा के बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। ये तो मोटे तौर पर मैं बार बार कह रहा हूँ, उपचुनाव जब भी होता है, चाहे वो सपा सत्ता में रही है 5 साल तक, बसपा रही है सत्ता में, मुलायम सिंह यादव ही सत्ता में रहे हैं, तो जो लोग भी सत्ता में रहेंगे उस समय जो भी विपक्ष रहा है, ये आरोप लगाता रहा है कि कोटेदारों के माध्यम से, थानों के माध्यम से, तहसील के माध्यम से डराया जाता है और अपने पक्ष में वोट डालने के लिए बस किया जाता है। लेकिन इसका मूल कारण एक और भी है। अगर गहराई से कोई सोचेगा तो पूरी सरकार लगी थी जीतने के लिए, क्योंकि उसको एक मैसेज देना था कि अयोध्या भले ही हम हार गए
लेकिन जनता ने प्रायश्चित करके दोबारा मुझे जिताया है, तो उसमें भी एक संदेश जनता को लगता है कि सरकार किसकी है। अगर 3 साल के लिए अगर दोबारा चुनाव होने जा रहा है, 2 साल 2.5 साल बचे हैं, तो उसमें कौन ऐसा दल है जो जीतेगा तो हमारे क्षेत्र में ज्यादा काम करेगा। तो अगर केवल एक मिल्कीपुर हार जाते तो ऐसा तो था नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाती। लेकिन जीत जाने से उसके क्षेत्र में जब सत्ताधारी दल का विधायक होगा तो क्षेत्र का विकास होगा। कई बार मतदाता जब वोट डालता है भी सोचता हो सकता है आम चुनाव हो तो परिणाम कुछ और हो जाए, लेकिन उपचुनाव में ज्यादातर जगह पे देखा गया है कि मतदाताओं का जो झुकाव होता है वो सत्ताधारी दल की तरफ होता है, जो सत्ता में 3 पार्टियां होती है उसके साथ होता है। इसी को भी समझना पड़ेगा। हाँ। और जो दुरुपयोग हुआ है, जाहिर सी बात है, सीधे किसी संवैधानिक संस्था पे उंगली उठा देना, उसके मुख्य अधिकारी पे उंगली उठा देना अपने आप में शोभा इतना नहीं देता है कि वो खुद आकर बूथ पर कोई डंडा चला रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन 2 छोटे-छोटे सवाल हैं, जल्दी से हम आप ही से उसका जवाब भी ले लेते हैं। ये वही जनता है 6 महीने पहले जिसने एक अलग परिणाम दिया था कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री के हिसाब से, और अब ये वही जनता है जिसने 6 महीने के बाद इस उपचुनाव में पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया है। जनता इतनी जल्दी शिफ्ट कर गई, आखिर ऐसे कौन से मुद्दे रहे? और दूसरा, मिल्कीपुर का यह जो चुनाव हुआ, यदि इसका रिजल्ट ऐसा है तो क्या 2027 की राह समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है? नहीं, देखिए, घोसी में उपचुनाव हुआ था, सुधाकर सिंह चुनाव जीते विपक्ष के, सत्ताधारी दल लगा रहा, दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए। तो जहां तक बात आती है अभी जो चुनाव हुआ, तो पीडीए को लेकर सबने आरोप लगाया कि इन्वायरमेंट बना दिया गया उत्तर प्रदेश में, पीडीए। लेकिन क्या इसका असर दिल्ली में नहीं था? क्या इसका असर मध्य प्रदेश में नहीं था? वहां तो बीजेपी ज्यादातर अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में सफल रही। तो जहां पे कमियां हुई है, जहां अति आत्मविश्वास था, तो लोकसभा में मैं कह सकता हूँ कि अत्यधिक आत्मविश्वास के शिकार हुए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और गुटबाजी यहाँ चरम पर थी, उसका नुकसान हुआ था। और जब उपचुनाव आया है तो सरकार को भी लगा कि हमको अपने अंदर सुधार करने का एक मौका मिला है, तो पूरी ताकत इसने झोंकी है। अभी आपने देखा मिल्कीपुर में 5 वरिष्ठ मंत्री लगाए गए। स्वतंत्र देव सिंह तुर्कताई तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, ये चुनाव मैदान में थे। जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्र दयालु और साथ में सतीश शर्मा, और प्रभारी के तौर पर जो पूर्व गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष थे धर्मेंद्र सिंह, उनको लगाया गया। ये मत कहिए कि पार्टी ने ताकत झोंकी, पूरे हर कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश की। जहां पे जो शिकायत हुई, विपक्ष समाधान नहीं दे सकता, लेकिन सरकार समाधान भी दे देती है। कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली की समस्या है, उसी दौरान उसको भी ठीक कराया, इसका भी एक असर हुआ। तो ये समझिए जनता कोई मैसेज नहीं दे रही है, उसको सिर्फ ये लगता है कि क्षणिक जो लाभ होता है, कई बार वो काम करता है। यही रेवड़ी दिल्ली में काम कर रही थी, यही रेवड़ी इस बार फ्लॉप कर गई। तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी केजरीवाल के पीछे पर आकर बैटिंग की है, इसलिए सफल हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप हारे हैं तो आप मंथन करिए, क्या कमी रह गई उसको दुरुस्त करिए, और अगले चुनाव के लिए पूरी ताकत से तैयारी करिए, परिणाम आपके हक में। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमाया। और अब तो वक्त ही वक्त है आम आदमी पार्टी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए कि भाई सोचे, मंथन करे कि आखिर कहाँ गलती रह गई, और जो भी कुछ हुआ उसे दुरुस्त करने की कोशिश करे, क्योंकि पार्टीज है, पार्टीज में अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, सबकी सुनी जानी चाहिए। हमारे साथ आप सभी को जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। देखिए, बात हम कर रहे थे मिल्कीपुर की, और मिल्कीपुर में जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत शानदार हुई है। और इसी के साथ एक साफ मैसेज है कि क्या आने वाले 2027 के विधानसभा यूपी के चुनाव के लिए राह भारतीय जनता पार्टी की इतनी ही आसान रहेगी, या समाजवादी पार्टी खेल में कुछ ट्विस्ट कर सकता है। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।